हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप सभी की स्टडीज। और आई होप कि अभी तक आपने एमपीजीके के जितने भी लेक्चर अटेंड किए हैं, देखे हैं, वो सारे के सारे लेक्चर और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा अब एमपीजीके के अंदर, और वो होगा मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था का, मध्य प्रदेश की पॉलिटी का। तो चलिए इस सेशन से, इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी कि आखिरकार मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार चलती है, मध्य प्रदेश के अंदर जो विधायिका है, मध्य प्रदेश के अंदर जो कार्यपालिका काम करती है, जो जुडिशरी काम करती है, उन सभी से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, है ना, विशेष रूप से जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना किसी देरी के, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश की पॉलिटी भी एक लेक्चर में खत्म होने से रही, है ना। कई लोग मैंने देखा है कि एक लेक्चर लेते हैं और उसमें मध्य प्रदेश की पॉलिटी भी खत्म, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी खत्म, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी खत्म। लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके पीछे कारण है कि हम यहाँ पर सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ ऊपर की चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे डिटेल पढ़ेंगे, ताकि आपके हर एक एग्जाम के लिए आप एमपीजीके को मजबूत कर सको और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली मेरा जो यहाँ पर मकसद है वो यही है। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी की जब हम बात करेंगे, यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, जब आप भारत का संविधान पढ़ते हो, राज व्यवस्था पढ़ते हो, वहां पर कई सारे आर्टिकल्स हैं, है ना। वहां पर आप भारत की कार्यपालिका पढ़ते हो, विधायिका पढ़ते हो, जुडिशरी न्यायपालिका पढ़ते हो। उसी तरह से राज्यों का भी वहां पर दिया गया है कि भाई राज्यों में जो विधान सभा होगी या विधान परिषद होगा, या राज्यों की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में, जो हाई कोर्ट है उसके बारे में, वहां पर आप सारी चीजें पढ़ते हो। तो उन सारी बातों पर हम यहाँ पर विशेष रूप से चीजों को नहीं देखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ बातें हमें पढ़नी, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें तो राज्य व्यवस्था में कंप्लीट हो ही जाती है और वो राज्य व्यवस्था का ही टॉपिक है कहीं ना कहीं, है ना, जो कि बहुत सारी बुक्स आती है, नोट्स अवेलेबल है। तो अब भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर वो वाला टॉपिक, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका एक आर्टिकल है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं किसी भी राज्य के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और उसका नाम है आर्टिकल या अनुच्छेद, वो आर्टिकल है 168। 168, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसके आर्टिकल से भी पहले कुछ चीजें जरूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से हम जब भारत के स्तर पर देखते हैं, है ना, हम जब भारत के स्तर पर देखते हैं तो हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को देखते हैं। पहला हम देखते हैं विधायिका, दूसरा बिंदु पढ़ते हैं कार्यपालिका के रूप में, ये सब अंग है, ठीक है, ये सब क्या है, शासन के अंग हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? विधायिका में छिपा हुआ है इसका अर्थ विधि बनाना। विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना। भारत के अंदर विधि बनाने का काम कौन करता है? तो भारत के अंदर विधि बनाने का काम करती है संसद। यानी कि इसके अंदर, विधायिका के अंदर जनरली हम क्या पढ़ते हैं? हम संसद के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के कोई भी कानून नहीं बन सकता, तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर विधायिका ने जो कानून बनाया है, उस कानून को लागू करवाने का काम होता है कार्यपालिका के पास, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है।
तो कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करवाती है। इसीलिए कार्यपालिका के अंदर हम जनरली क्या पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्री परिषद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के बारे में पढ़ते हैं। फिर बात करें अगर जुडिशरी की, न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका का काम क्या होता है, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर आपके राइट्स का कोई यहाँ पर दुरुपयोग कर रहा है, या आपके राइट्स का जो है यहाँ पर अगर हनन हो रहा है, तो आपको न्याय दिलाने का काम किसके पास होगा, न्यायपालिका के पास होगा। और जो हमारे भारत का, या कह सके हमारी इंडिया की, हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्याय देने का कह सकते हैं एक मंदिर है ना, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम अपने अधिकारों के लिए जिला स्तर पर जिला न्यायालय में जाते हैं, अगर वहां पर नहीं हो पाता तो हम अपने राज्य के हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां पर भी नहीं हो पाता तो हम अपने जो है न्याय के लिए हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और हमें वहां पर न्याय मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने केंद्र के स्तर पर बताया, भारत के स्तर पर बताया। ठीक इसी प्रकार की संरचना राज्यों में भी होती है। आपको पता है हमारे यहाँ संघवाद चलता है, ठीक है, तो ऐसी ही संरचना हर एक राज्य में भी होती है ना। अब जैसे यहाँ विधायिका की बात करी जाए अगर, तो विधायिका के अंदर मैंने बता दिया आपको मोटे तौर पर संसद, लेकिन संसद के भी यहाँ पर 3 अंग होते हैं। संसद के भी यहाँ पर क्या होंगे, 3 अंग होंगे। कौन कौन से, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के विधायिका का निर्माण होता है, या यूं कहे संसद का निर्माण होता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। बाकी राष्ट्रपति आप जानते हो कि देश का सर्वोच्च और पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर, ऐसी ही कुछ संरचना राज्यों के स्तर पर भी पाई जाती है, स्टेट्स के अंदर भी होती है। स्टेट्स के अंदर भी, राज्यों के अंदर भी विधायिका होती है, राज्यों के अंदर भी क्या होती है, विधायिका होती है। राज्यों के अंदर भी यानी कानून बनाए जाते हैं, राज्यों के अंदर भी कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव, और राज्यों के अंदर भी जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, जिसे आप हाई कोर्ट के नाम से जानते हो। समझ में आ गई बात। विधायिका का काम वही विधि बनाना। विधायिका की बात करें तो विधायिका किसी भी राज्य के अंदर, विधायिका किसे कहा जाता है, तो किसी भी राज्य के अंदर विधायिका कहा जाता है विधान मंडल को। विधानमंडल, जो काम, याद रखिएगा, जो चीज, ठीक है, जो बॉडी केंद्र के स्तर पर संसद है, या विधायिका मैंने बताया आपको संसद है, मान के चलो हूबहू वही बॉडी राज्यों के अंदर विधानमंडल के नाम से जानी जाती है। वहां पर संसद और यहाँ पर विधानमंडल। जिस तरह से संसद के यहाँ पर 3 अंग, उसी तरह से विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो विधानमंडल के जो 3 अंग होते हैं उनमें से पहला है विधानसभा। विधानसभा आप तुलना कर सकते हैं यहाँ की लोकसभा से। उसके बाद जो दूसरा अंग है उसे कहा जाता है विधान परिषद, ठीक है। और तीसरा अंग जो यहाँ पर काम राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति जैसा ही कार्य राज्यों के अंदर राज्यपाल के पास होता है। तीसरा अंग क्या हो जाएगा, राज्यपाल, जिसे आप गवर्नर के नाम से जानते हो। तो विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर कार्यपालिका में आते हैं एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, और यहाँ पर कार्यपालिका के रूप में जो आपके राज्यों के सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री और इनका जो मंत्री परिषद है वो काम करता है। मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में डिफरेंस होता है, वो आप पॉलिटी में पढ़ोगे।
फिर आ जाते हैं न्यायपालिका के अंदर। तो जैसे न्यायपालिका केंद्र के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसी तरह से अगर राज्यों के स्तर पर देखोगे तो लगभग प्रत्येक राज्य में आपको न्यायपालिका के रूप में हाई कोर्ट नजर आएगा। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर भी न्यायपालिका के रूप में कौन कौन काम कर रहा है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है? न्यायपालिका है, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय न्यायपालिका के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप समझ में आ गया ना, मैंने तुलना करके बताई ताकि आप कंफ्यूज ना हो। केंद्र के स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्टेट्स के अंदर भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका संसद, ठीक है, जिसके 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और इसके अंदर विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कार्यपालिका सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और न्यायपालिका के रूप में हाई कोर्ट लगभग प्रत्येक राज्य में स्थापित किया गया है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब मैं अगर बोलूंगी विधानमंडल, मैं बोलूंगी विधान परिषद, मैं बोलूंगी विधानसभा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो विधानसभा है, विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद का अस्तित्व भारत के सभी राज्यों में नहीं है। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है, है ना। यानी कि हमारे यहाँ जो है विधानमंडल के सिर्फ 2 ही अंग हैं। एक है आपका कह सकते हैं एक ही सदन है ना। सदन कौन सा हो जाएगा? विधानसभा। और दूसरा अंग कौन सा है? राज्यपाल। तो अगर पूछा जाए कि विधानमंडल के कितने सदन हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो सिर्फ एक ही सदन है और वो है विधानसभा, है ना। विधान परिषद का अस्तित्व हमारे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिस आर्टिकल की मैं चर्चा करने वाली थी उस आर्टिकल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 168, और आर्टिकल 168 में लिखा गया है विधान मंडलों का गठन, ठीक है। आर्टिकल 168 राज्यों के विधान मंडलों के गठन की बात करता है। तो राज्यों के विधान मंडलों का गठन। अब ये विधानमंडल समझ में आ रहा है ना। विधानमंडल जो कि केंद्र स्तर पर संसद है, राज्यों के स्तर पर उसे ही विधानमंडल कहा जा रहा है। विधानमंडल के 2 सदन, और अंग की अगर बात की जाए तो 3 अंग, विधान सभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। तो आर्टिकल 168 राज्यों के अंदर विधान मंडलों के गठन की बात करता है। और एक और आर्टिकल याद रखिएगा, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 170, आर्टिकल अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना की बात करता है कि विधानसभा की संरचना कैसी होगी, ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट कई बार आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि विधानसभा के अंदर मिनिमम यानी न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? 60 सदस्य होंगे, और मैक्सिमम अधिकतम 500 मेंबर्स होंगे किसी भी विधानसभा के अंदर, ठीक है। तो यह आर्टिकल 170 में लिखा गया है कि न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? मिनिमम 60 होंगे, और मैक्सिमम अधिकतम कितने होंगे? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी 500 यानी कि 500। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। ये नॉर्मल आर्टिकल है, ज्यादा इसे डिफाइन नहीं करूंगी, वो आप पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़िएगा, ठीक है। तो राज्यों के विधानमंडलों का गठन, ये बात आर्टिकल 168 में लिखी गई है। विधानसभा की संरचना बताई गई है आर्टिकल 170 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डायरेक्टली आते हैं मध्य प्रदेश की विधायिका के अंदर। मध्य प्रदेश की विधायिका के हम अंदर आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसीलिए बता दिया कि राज व्यवस्था के अंदर जब हम राज्यों की राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो राज्यों की राज व्यवस्था के अंदर जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था के अंदर बेसिकली हम ये 3 पॉइंट ही पढ़ेंगे, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। वो कौन कौन से 3 टॉपिक हैं? 3 बॉडीज हैं। तो पहला राज्य विधायिका,
फिर पढ़ेंगे राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका और राज्यों की न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी इसके अंदर आप जो पढ़ते हो ना, विधानसभा अध्यक्षों के बारे में पढ़ते हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्यपालों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। और आखिरी में है ना कुछ प्रशासनिक चीजें भी देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, और आखिरी में हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में नहीं होगा, वो अभी ये लंबा चलेगा है ना, और फिर लास्ट में हम पंचायती राज पर आएंगे। तो अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे किसकी, राज्य विधायिका की। अब राज्य विधायिका के अंदर भी आपको पता है कि राज्य विधायिका के 2 सदन होते हैं या 3 अंग होते हैं, 2 सदन और 3 अंग होते हैं। 2 सदन कौन कौन से, विधानसभा, ये मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, विधान परिषद और राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल या गवर्नर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो विधायिका का या विधानमंडल का जो उच्च सदन है उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये उच्च सदन है और इसका अस्तित्व मध्य प्रदेश में नहीं है। ये निम्न सदन है, इसका अस्तित्व मध्य प्रदेश के अंदर है, और प्लस राज्यपाल तो है ही मध्य प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की जो विधायिका है उसके बारे में पढ़ना। आई होप यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, मध्य प्रदेश की विधायिका। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में विधायिका मैंने आपको बता ही दिया कि विधायिका यानी कि हम यहाँ पर कुल मिला के विधानमंडल की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, लेकिन अगर होती तो वो भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता। तो अगर हम विधायिका की बात करें, राज्य विधायिका की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो एक बार फिर से मैं चार्ट बना देती हूँ। बार बार 1-2 बार अगर रिपीट कर दूंगी तो हो सकता है कि आपको चीजें याद हो जाए। एक बार फिर से चार्ट बना देते हैं, खाने वाला नहीं बनाने वाला। तो विधायिका जिसके अंदर विधानसभा, बार बार बता रही हूं आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, जिसे निम्न सदन के नाम से जानते हैं। उसके बाद विधानसभा के अलावा विधान परिषद, विधान परिषद जिसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं, और तीसरा अंग है गवर्नर या राज्यपाल, गवर्नर या राज्यपाल। आ गई बात समझ में? चलो अब हम एक एक करके मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है और आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही नोट डाउन करना है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में पहला फैक्ट तो हमें यही नोट डाउन करना है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है यानी कि जो मध्य प्रदेश का विधानमंडल है वो किससे मिलकर बना है? तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल, मध्य प्रदेश का विधानमंडल केवल विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर बना है। आ गई बात समझ में? अब यहां पर मैं बार बार बोल रही हूं कि विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है।
तो आपके मन में एक आ रही होगी इच्छा हो रही होगी कि हम ये भी जाने कि आखिर विधान परिषद भारत के किन किन राज्यों में है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखो, जो विधान परिषद है वो भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है। विधान परिषद, लिख लो, विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में है। वो कौन कौन से 6 राज्य हैं? पहले तो आपको मैं ट्रिक बताती हूं, है ना, विधान परिषद याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। और ट्रिक है उम्ब कात। ये ट्रिक याद कर लो, जहां पर विधान परिषद है उम्ब कात, ठीक है। यू से क्या हो जाएगा? यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद विधानसभा दोनों है। एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी विधानसभा विधान परिषद दोनों है, ठीक है। बी से हो जाएगा बिहार। बी से हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार में भी है। के से हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका। ये जो ए है, ए का मतलब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और टी का मतलब है आंध्र प्रदेश का ही पड़ोसी तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। तो ये 6 ऐसे स्टेट हैं भारत के जहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा यानी कि दोनों सदनों का क्या है, अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और लास्ट तेलंगाना। आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कर लिया नोट डाउन? देखो, विधान जो सभा है, विधानसभा के मेंबर्स को आप क्या कहते हो? विधायक के नाम से जानते हो ना, इलेक्शंस होते हैं तो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें विधायक की, जैसे देखो बहुत सारे लोगों को पता है ये सब, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता जो कि अभी नए आए हैं या जस्ट उन्होंने 12th पास किया। और कई बार बच्चे 12th से या 10th से ही तैयारी करने लग जाते हैं, उन बच्चों को शायद नहीं पता होगा, उनके लिए है ये सारी छोटी छोटी बातें। तो जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम विधायक के नाम से जानते हैं। विधायक का मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमएलसी के नाम से जानते हैं। अब मध्य प्रदेश में एमएलसी है होते नहीं है क्योंकि अपने यहाँ विधान परिषद है ही नहीं, तो हमारे यहाँ सिर्फ एमएलए का ही चुनाव होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपने आई होप नोट डाउन कर ली होंगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि मध्य प्रदेश के विधानमंडल में केवल और केवल एक ही सदन है। हालांकि 1956 में 7वां संशोधन हुआ था, उस संशोधन में विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था। यह भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1956 में 7वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन में विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था। विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ गई बात समझ में। अब चूंकि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो अब हम शुरुआत करते हैं विधानसभा की कि विधानसभा का इतिहास, मध्य प्रदेश की विधानसभा जो भोपाल में लगती है उसका इतिहास क्या था, उसके अध्यक्षों के नाम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम राज्यपाल में मूव करेंगे और इसे खत्म करने के बाद विधायिका का टॉपिक खत्म और फिर हम आएंगे कार्यपालिका में, एग्जीक्यूटिव में। तो चलो स्टार्ट करते हैं विधायिका के बारे में पढ़ना, माफ कीजिएगा विधानसभा के बारे में पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं विधानसभा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं, या दूसरे शब्दों में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीट हैं, कितनी सीटें हैं। तो भाई मध्य प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या है
230। नोट डाउन कर लीजिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या है 230, यानी कि 230 सीट्स हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। पहले क्या होता था, 2020 के पहले 230 तो निर्वाचित होते थे, यानी कि इलेक्शन से आते थे, लेकिन एक सदस्य ऐसा होता था जो कि मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, वो सदस्य एंग्लो इंडियन हुआ करता था। लेकिन 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संवैधानिक संशोधन किया गया, और उसके बाद से ये जो मनोनयन वाली बात थी कि एक मेंबर मनोनीत किया जाएगा, वो व्यवस्था हटा दी गई है। इसलिए अब जो है फिलहाल मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीट्स है वो बची हैं 230। एकदम रट लो, नोट डाउन कर लो। ओके, आगे बढ़े। अब ये जो 230 सीट्स है, इसमें भी कुछ सीट्स आरक्षित हैं, कुछ सीट्स आरक्षित हैं, जिसमें एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 35 और शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टोटल 230 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें से 35 सीट अनुसूचित जाति के लिए, जबकि 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो विधानसभा है, मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है, वो मध्य प्रदेश की राजधानी में ही स्थित है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन की भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी अपना एक इतिहास है। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन, तो देखो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है ये भोपाल में लगती है। भोपाल में आप सभी लोगों ने सुना होगा अरेरा हिल्स, अरेरा हिल्स के अंदर, अरेरा हिल्स में, अरेरा हिल्स भोपाल, भोपाल में मध्य प्रदेश की विधानसभा लगती है, यानी मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन स्थित है। और इस भवन का नाम आपको याद रखना है, इस भवन का नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा भवन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, विधानसभा भवन। लेकिन ये जो भवन है ये 1996 में बनकर रेडी हुआ था। इसके पहले विधानसभा कहीं और लगती थी भोपाल के ही अंदर, लेकिन फिर भी कहीं और दूसरी बिल्डिंग में ये जो आपकी विधानसभा है वो लगती थी। ठीक है, लेकिन उसके भी पहले ये अस्तित्व में कब से आया था? तो अंग्रेजों के टाइम से ही। आपको पता है कि 1935 के एक्ट से हमारे संविधान में बहुत सारी बातें, बहुत सारे उसके प्रावधान रखे गए। तो अंग्रेजों के टाइम से ही यहाँ पर कुछ केंद्रीय परिषद, प्रांतीय विधानसभा या प्रांतीय विधान परिषद का निर्माण होने लग गया था। तो ये बात है 1913 की। ये सब मैं नॉर्मली बता रही हूं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना आए, बट आपको याद होना चाहिए। 1913 में, ठीक है, विधायिका का कहीं ना कहीं, मैं अगर अस्तित्व की बात करूं मध्य प्रदेश के अंदर, तो विधायिका का अस्तित्व मध्य प्रदेश के अंदर 1913 में आया था, जब मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय प्रांत विधान परिषद का गठन किया गया था। केंद्रीय प्रांत विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय प्रांत विधान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। कब किया गया? 1913 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद समय आता है 1935 का, और आपको पता है कि 1935 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बहुत से प्रावधान थे, है ना, और उन्हीं कुछ प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय प्रांत विधानसभा का प्रावधान भी किया गया। तो देखो, केंद्रीय प्रांत विधान परिषद का गठन 1913 में किया गया, लेकिन भारत शासन अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के तहत किसका गठन किया गया? तो केंद्रीय प्रांत विधान सभा, केंद्रीय प्रांत विधान सभा का गठन किया गया। और इसके लिए पहली बार जो चुनाव हुए, इसके लिए पहली बार चुनाव हुए 1937 में। पहली बार इलेक्शन इसके लिए हुए थे 1937 में। 1937 में पहली बार इसके लिए क्या हुए? इलेक्शंस हुए थे, चुनाव हुए थे। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश का गठन चूंकि पता है आपको 1956 में हुआ था, तो 1956 के बाद 1957 में पहली विधानसभा का गठन किया गया, लेकिन वो भंग हो गई थी। इस बात को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी 1956 के बाद गठित प्रथम विधानसभा भंग कर दी गई थी, और उसके बाद 1957 में फिर दूसरी विधानसभा का गठन किया गया था। तो दूसरी विधानसभा का गठन कब किया गया? दूसरी विधानसभा का गठन कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1957 में। ये सब कह सकते हो कि फैक्चुअल चीजें अभी मैं आपको बता रही हूं। तो 1 अप्रैल 1957 में मध्य प्रदेश के अंदर दूसरी विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद देखो 1976 से लेकर के ये विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ती रही थी यहाँ पर। हालांकि एक संशोधन हुआ था, आगे आपको बताऊंगी, जिसमें कहा गया कि भाई 2026 तक यहाँ पर संख्या अब अपरिवर्तित रहेगी, संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन 1976 से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1976 से लेकर जब तक मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी था, छत्तीसगढ़ अलग होने के पहले तक मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो संख्या थी, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो संख्या थी वो थी 320। अभी कितनी है? 230। अभी कितनी है? 230। जस्ट आप ये 3 को पहले और 2 को जो है बाद में रख दो तो बन जाएगा 320। तो अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितनी थी, तो 320 सीट हुआ करती थी। लेकिन अभी क्या है? अभी 2000 के बाद से ये सीट जो है उनकी संख्या है 230। इसमें +1 भी करेंगे, 320 +1, एक वही जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था। यहां तक समझ में आ गया। फिर 2000 के बाद इतना तो पता है, 2000 के बाद से विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई है? 230 +1 थी, लेकिन अब वो 1 भी हटा दिया गया, यानी कि अब जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी अब मनोनीत नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद देखो एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2001 में। कब हुआ? 2001 में ये संवैधानिक संशोधन होता है, और इस संविधान संशोधन के तहत विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या थी उसे 2026 तक के लिए अपरिवर्तित कहा गया कि भाई 2026 तक अब विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि अभी मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 230। 2026 तक 230 सीटें ही रहेंगी। जो भी परिवर्तन करना होगा 2026 के बाद किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में। तो 84वां संविधान संशोधन जो 2001 है, ये क्या कहता है कि जो विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 2026 तक
अपरिवर्तित रहेगी, है ना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ये लगभग याद करने वाली चीजें हैं, है ना, बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है यहां पर। ठीक है, फिर एक अभी 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। वो अमेंडमेंट जो है वो मनोनीत सदस्यों के लिए किया गया था, है ना, और ये जो है 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 104वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 2020 में, 2020 में। और इस संवैधानिक संशोधन के तहत क्या परिवर्तन आया? तो इस संवैधानिक संशोधन के तहत जो आपके सदस्यों का, एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो नामांकन किया जाता था आपके राज्यपाल के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त, एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ अमेंडमेंट है, 2 अमेंडमेंट, एक तो पूछा जा चुका है, आपको ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद देखो, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, विधानसभा कहाँ पर लगती है? अरेरा हिल्स भोपाल के अंदर लगती है, और उसे इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये इंदिरा गांधी विधानसभा भवन 1996 में बनकर रेडी हुआ। तो फिर इसके पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ पर लगती थी? तो इसके पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल में मिंटो हॉल में लगा करती थी। ठीक है, कहां पर? मिंटो हॉल में लगा करती थी। मिंटो हॉल के बारे में भी आपको जान लेना आवश्यक है। मिंटो हॉल की बात की जाए तो आपने लॉर्ड मिंटो का नाम सुना होगा, है ना। तो एक समय, है ना, एक बार लॉर्ड मिंटो अपनी पत्नी के साथ भोपाल आने वाले थे। लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर जनरल थे। ये बात है 1909 की, मार्ले मिंटो सुधार भी हुआ था उस टाइम पर। तो ये अपनी पत्नी के साथ भोपाल आने वाले थे, और उस टाइम पर भोपाल में एक बेगम शासन किया करती थी, और वहां पर जो शासन किया करती थी उनका नाम था नवाब सुल्ताना जहां बेगम या सुल्तान जहां बेगम। अब उनको ये महसूस हुआ कि भाई गवर्नर जनरल आ रहा है भोपाल, और गवर्नर जनरल आ रहा है तो उसे ठहरने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि भोपाल के अंदर है ही नहीं। तो फिर इन्होंने मिंटो हॉल बनवाना शुरू कर दिया, और चूंकि मिंटो आने वाले थे इसीलिए उसका नाम मिंटो हॉल रखा गया। और जिस दिन लॉर्ड मिंटो आते हैं बाकायदा यही उसका इनॉग्रेशन करते हैं और यहाँ पर ठहरते हैं, और फिर बाद में यहीं पर विधानसभा भी लगाई जाती है। तो मिंटो हॉल का ये था इतिहास। तो याद रखिएगा कि 1909 में लॉर्ड मिंटो के ठहरने हेतु भोपाल की बेगम सुल्ताना जहां बेगम द्वारा बनवाया गया। आ गई बात समझ में? फिर बाद में यहीं पर विधानसभा मध्य प्रदेश की लगने लग गई थी। शिलान्यास भी मिंटो ने ही किया। शिलान्यास क्या, इनॉग्रेशन किया था इन्होंने। ठीक है, फिर जब मध्य प्रदेश बनकर तैयार होता है 1 नवंबर 1956 को मिंटो हॉल में ही, यानी कि 1 नवंबर 1956 से डिसाइड किया गया कि मिंटो हॉल में ही विधानसभा भवन या विधानसभा लगाई जाएगी। विधानसभा लगाई जाएगी। आ गई बात समझ? फिर आ जाओ
ये 1956 से लेकर के 1996 तक यहीं पर विधानसभा जो है मध्य प्रदेश की लगी थी। फिर आपका 1981 में जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है इसका शिलान्यास किया गया था। बहुत टाइम लगा था इसे बनने में, लगभग 12 साल का समय लगा था। अरेरा हिल्स में जो है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, ठीक है। तो शिलान्यास कब किया गया था, याद रखिएगा 1981 में। शिलान्यास 1981 में किया गया था और 1996 में बनकर के रेडी हुआ था, निर्माण हुआ था 1996 में। और उस टाइम पर जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने उद्घाटन किया था बाकायदा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इनॉग्रेशन किया था या उद्घाटन किया था इस भवन का। समझ में आ गई बात। 1996 से फिर मिंटो हॉल की जगह इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में विधानसभा लगने लगी थी, ठीक है। 12 वर्ष लगे थे। प्रवेश द्वार पर जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है उसे आप जब देखोगे, ये तो पता है आपको, मैंने आपको बता दिया कि अरेरा हिल्स में है। ये कहां पर है, अरेरा हिल्स में स्थित है। अरेरा हिल्स में स्थित है। इसके प्रवेश द्वार पर एक सूर्य कुंड है। इसके प्रवेश द्वार पर क्या है, एक सूर्य कुंड है। इसके प्रवेश द्वार पर क्या है, एक सूर्य कुंड है ना। इसके अलावा इस भवन के द्वार पर एक वृक्ष है, जीव वृक्ष कहते हैं, बहुत बड़ा सा पेड़ है, वो भी यहाँ पर स्थित है। तो इसके बाहर जीव वृक्ष भी है, जीव वृक्ष भी स्थित है। हालांकि कहा जाता है कि इस विधानसभा भवन में वास्तु दोष है और कई बार जो है विधायक आवाज भी उठाते हैं कि इसे चेंज किया जाए, बट 12 सालों का समय लगा था इसे बनने में, तो मुश्किल है। तो अरेरा हिल्स में स्थित है, सूर्य कुंड है इसके प्रवेश द्वार पर और जीव वृक्ष एक विशाल पेड़ है प्रवेश द्वार पर ही। दीवारों पर आदिवासी चित्रों का चित्रांकन किया गया है। जो इस भवन की दीवारें हैं उसमें आदिवासी चित्र बनाए गए हैं और चित्र बनाने का काम किया है स्वर्गीय, उनकी डेथ हो चुकी है, स्वर्गीय जनगढ़ है ना श्याम ने। दीवारों पर आदिवासी चित्र बने हैं और चित्र बनाने का काम किसने किया है, स्वर्गीय जनगढ़ श्याम ने, स्वर्गीय जनगढ़ श्याम में। यहां तक क्लियर हो गया। विधानसभा का जो इतिहास है वो ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया है ना। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अब देखो, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही होती है उसका कई बार क्रम पूछ लिया जाता है ना, कि सबसे पहले क्या होता है, शपथ होता है ना, कि यहाँ पर परिचय दिया जाता है, या किसी का स्वर्गवास हो गया तो इसकी सूचना दी जाती है, क्या होता है। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही कैसे होती है या उसका क्रम क्या है। तो विधानसभा की कार्यवाही, तो देखो सबसे पहले जब विधानसभा लगती है ना, तो सबसे पहले यहां पर ली जाती है शपथ, ओथ। सबसे पहले यहां पर क्या ली जाती है, पूरी कार्यवाही नहीं पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग में जो मेन बिंदु है वही पढ़ेंगे। सबसे पहले ली जाती है शपथ यानी कि ओथ, है ना। शपथ लेने के बाद फिर जो राज्यपाल होते हैं स्टेट के, यानी कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर होंगे है ना, उनके द्वारा अभिभाषण दिया जाएगा। तो उसके बाद राज्यपाल का क्या होता है, अभिभाषण होता है। शपथ
ठीक है। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है। देन उसके बाद फिर जितने भी मंत्री हैं, मंत्रियों का परिचय दिया जाता है। मंत्रियों का परिचय, मंत्रियों का क्या दिया जाता है? परिचय दिया जाता है ना। फिर शपथ हो गई, राज्यपाल ने अभिभाषण दे दिया, मंत्रियों का सबका इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। परिचय के बाद निधन संबंधी अगर किसी की डेथ हो गई होती है ना, उसके अंदर तो उनके विषय में वहां पर चर्चा की जाती है, यानी उनके विषय में वहां पर बताया जाता है, तो निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है। निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है। और उसके बाद स्टार्ट होते हैं प्रश्न, है ना, स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो प्रश्न, इसके बाद क्या हो जाएगा? प्रश्न। प्रश्न पूछने के बाद क्या होता है? सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है। ठीक है, सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद विशेषाधिकार संबंधी चर्चा होती है। इतना लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में आएगा, क्योंकि देखो मेंस तो होता है सिर्फ एमपीपीएससी में, मेंस में पॉलिटी आएगी नहीं। यानी उसके अलावा जितने भी एग्जाम होंगे, एमपीपीएससी प्री होगा या एमपीएसआई का एग्जाम होगा या एमपी कांस्टेबल का एग्जाम होगा, तो वहां पर ऑप्शनल ही आएगा। और ऑप्शनल में 2-4 ही ऑप्शन रहते हैं, आपको पता है 4 ही ऑप्शन रहेंगे। यानी कि अगर मान लो 4 अलग अलग ऑप्शन में ये क्रम भी पूछ लिया जाए, है ना, आगे पीछे करके, तो अभी 4 ही क्रम पूछे जाएंगे। तो आपको नीचे के याद करने की ऐसा जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूं। तो विशेषाधिकार भंग करने संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है आपकी विधानसभा की कार्यवाही का क्रम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। प्रश्न तक याद रखेंगे बस, उसके अलावा बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। भाई सबको पता है कि इतना लंबा कौन याद रखेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं राज्यपाल, माफ कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष में, क्योंकि विधानसभा के अंदर विधानसभा स्पीकर भी बैठता है, आप सभी को पता है। तो फटाफट से विधानसभा अध्यक्षों की सूची हम याद करने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर अभी तक कितने अध्यक्ष हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा के पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित कुंजीलाल दुबे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में पढ़ना। 1936 के आसपास ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ था। तो मैं आपको सूची बताऊंगी, फिर आपको एक वर्क दूंगी जो कि आपको करना है, सिर्फ इसके अंदर ही करना है, बाकी नहीं करना है। सबसे पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे। और काफी लंबे समय तक इन्होंने अध्यक्षता की थी मध्य प्रदेश की विधानसभा की। मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1956 में, 1956 से लेकर 1967 तक इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1956 से लेकर 1967 तक इन्होंने अध्यक्षता की थी। पूरा क्रम पूछा जाता है। पॉलिटी के अंदर विशेष रूप से विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल,
मुख्यमंत्री, जो आपके विपक्ष के नेता होते हैं, इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनके बारे में उनकी जो लिस्ट है वो आपको याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4-5 लिस्ट है, एक बार पढ़ लोगे, एग्जाम के 2 दिन पहले भी पढ़ लोगे तो याद रहेगा, और 2-3 क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, है ना। तो ये मैं ऐवे ही नहीं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। पंडित कुंजीलाल दुबे पहले अध्यक्ष थे, 1967 तक इन्होंने विधानसभा की अध्यक्षता की थी। उसके बाद आते हैं काशी प्रसाद पांडे। काशी प्रसाद पांडे, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। 1967 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और 1967 के बाद लगभग 5 साल ये विधानसभा अध्यक्ष रहे और 1972 में इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी, यानी कि रिटायर हो गए। 1967 से लेकर के 1972 तक ये विधानसभा के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। और फिर इनके बाद थोड़े समय के लिए आते हैं तेजलाल टेमरे। तेजलाल टेमरे 1972 में आते हैं, ठीक है। तेजलाल टेमरे थोड़े समय के लिए ही आते हैं और 1972 में ही फिर अगले अध्यक्ष का चुनाव होता है और फिर अगले जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम था गुलशेर अहमद। गुलशेर अहमद। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन रहे हैं और एक जो होगा ऑप्शन वो अलग होगा। तो आप उसे तभी पहचान पाओगे जब आपको ये नाम याद हो, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में, जैसे गुलशेर अहमद से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं इनके जीवन से जुड़ा हुआ, है ना। इन्होंने मतलब जो कह सकते हैं कि जैसे पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, पंडित कुंजीलाल दुबे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा, या निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य से रहा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन लगभग हर बच्चा छोड़कर आता है, ये तुक्के वाले बच्चों का ही सही होता है, इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो अगर हम पढ़ लेंगे, एग्जाम के पहले 2-4 दिन भी पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी से पढ़ लो, हो सकता है भूल जाओ। ऐसी चीजें एग्जाम के पहले 1-2 दिन पहले पढ़ोगे ना तो लंबे टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। तो फिर आते हैं गुलशेर अहमद, तेजलाल टेमरे के जस्ट बाद आते हैं और 1977 तक ये विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं। और फिर आते हैं इनके बाद मुकुंद नेवालकर। मुकुंद नेवालकर, और मुकुंद नेवालकर साहब 1977 से 1980 तक विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ये 5 विधानसभा अध्यक्ष नाम याद हो गए, याद कर लीजिएगा। फिर इनके बाद आते हैं यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त शर्मा, और 1980 से लेकर 1983 तक 1983 तक ये विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं। और फिर इनके बाद आते हैं रामकिशोर शुक्ल। रामकिशोर शुक्ल, ठीक है। रामकिशोर शुक्ल की बात की जाए तो 1983 में यज्ञ दत्त शर्मा के बाद से जो है ये कार्यभार संभालते हैं, यानी अध्यक्ष का पद संभालते हैं। और एक मिनट, मुकुंद नेवालकर थे 1977 से 1980 तक, ठीक है। ये यज्ञ दत्त शर्मा थे आपके 1980 से 83 तक, ठीक है। रामकिशोर शुक्ल 1984 में आते हैं बेटा, याद रखिएगा, ये 1984 में आए थे और 85 तक ये अध्यक्ष के पद पर रहे थे। 1984 से 85 तक इन्होंने अध्यक्षता की थी मध्य प्रदेश की विधानसभा की। फिर रामकिशोर शुक्ल के बाद जो अगले आते हैं उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, और 1985 से लेकर 1990 तक
इन्होंने अध्यक्षता की थी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने। फिर उसके बाद जो अपने 9वें विधानसभा अध्यक्ष थे, 9वें विधानसभा अध्यक्ष का नाम है बृज मोहन मिश्र। बृज मोहन मिश्र, बृज मोहन मिश्र, ठीक है। और बृज मोहन मिश्र 1990 में आते हैं, 1990 में आते हैं और 1990 से लेकर के 1993 तक ये विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हैं। विधान अध्यक्ष मैंने वहां पर लिखा है, अभी मेरी नजर गई, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो 9वें कौन थे? बृज मोहन मिश्र जी थे। फिर आते हैं श्रीनिवास तिवारी, जिसे व्हाइट टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। श्रीनिवास तिवारी, श्रीनिवास तिवारी, ठीक है। और तिवारी जी जो है काफी लंबे समय तक ये अध्यक्षता करते हैं, 1993 से लेकर 2003 तक। 1993 से लेकर 2003 तक ये अध्यक्षता करते हैं। इन्हें विंध्य का शेर भी कहा जाता था, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, है ना, विंध्य का शेर भी इन्हें कहा जाता था। और इनके बाद फिर आते हैं ईश्वर दास रोहानी, ईश्वर दास रोहानी। ईश्वर दास रोहानी 2003 से लेकर 2013 तक अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। और इनसे जुड़ी हुई खास बात यह है कि पद पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है ना। ये जब विधानसभा अध्यक्ष थे उसी टाइम पर इनकी डेथ हो जाती है। और फिर इनके बाद 2014 में आते हैं सीता शरण शर्मा, सीता शरण शर्मा की बात करें तो 2014 में ये विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। और 2014 के बाद से 2018 में जब इलेक्शन होते हैं तब तक ये विधानसभा के अध्यक्ष बने रहते हैं। और 2018 में आपको पता है इलेक्शन होते हैं और जो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका नाम था NP प्रजापति, यानी नर्मदा प्रसाद प्रजापति। NP प्रजापति, ठीक है। और NP प्रजापति जो है ये विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं 2019 में। और 2019 से लेकर 2020 तक ये विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बने रहते हैं। और 2021 में एक नए विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं, गिरीश गौतम, ये बनाए जाते हैं 2021 में। और आज तक फिलहाल तो गिरीश गौतम ही मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। चेंज हो जाए तो आप लोग अपडेट कर लेना, ये मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं था। अब फ्यूचर का कोई नहीं जानता है, अभी तक फिलहाल यही है। अब मैंने बोला था कि आपको एक वर्क करना है, वर्क ये करना है कि जैसे पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, आप जहां पर भी नोट कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो, पंडित कुंजीलाल दुबे के बारे में सर्च करना। विकिपीडिया में इनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं, जैसे कांग्रेस में कब शामिल हुए, संविधान सभा के ये सदस्य रहे या नहीं रहे, किसी अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया, ये 4-5 फैक्ट आपको मिलेंगे लगभग हर किसी के बारे में। आपको सबसे पहले कुंजीलाल दुबे डालोगे, डैश करके इनसे जुड़े हुए 4 फैक्ट, देन आओगे काशी प्रसाद पांडे में, फिर इनसे जुड़े हुए 3-4 फैक्ट। बस अभी लिख लेना, याद मत करना। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उसके 2-3 दिन पहले इस नोट्स को उठाना और एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे, देख लीजिएगा। कई बार हमें लगता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना। अब हमें थोड़ा सा और ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो इसके अंदर आपको इतना करना है। बाकी राज्यपालों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो न्यायाधीश है उनके बारे में बताऊंगी, मुख्यमंत्रियों के बारे में बताऊंगी, सारी सूची में आपको बता दूंगी, उनका डिटेल भी बता दूंगी। लेकिन इतना काम आप करोगे तो क्या होगा, जब आप खोजोगे, देखोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इतना काम आप करना। तो इस लेक्चर में मैंने विधानमंडल का जो एकमात्र सदन है मध्य प्रदेश के, विधानसभा,
विधानसभा से जुड़े हुए ऑलमोस्ट सारे फैक्ट ही यहाँ पर मैंने कवर करवाए हैं। सारे फैक्ट यहाँ पर आपको जो है बन जाएंगे अब अगर क्वेश्चन आता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको राज्यपालों के बारे में बताऊंगी, वहां पर क्या जरूरी है, कौन से राज्यपाल, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए जो कि कर्नाटक के पहले सीएम थे, हरियाणा के सीएम रहे हैं, या कहीं किसी दूसरे स्टेट के भी गवर्नर रहे हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग हाँ बिल्कुल मेरे साथ आप सभी लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर आप राज्यपालों को कंप्लीट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।